नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए हम द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम आदि के ऊपर भी दृष्टिपात करते हैं। कैसे क्या हुआ, आइए देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध वर्साई की संधि की कठोरता, वचन विमुखता, प्रथम विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक मंदी, तानाशाहों की राजनीति, इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति, सशस्त्रीकरण, शक्ति संतुलन की गड़बड़ी इत्यादि का परिणाम था। प्रथम विश्व युद्ध से उपजी आर्थिक कठिनाइयाँ और विषाक्त राजनीतिक वातावरण को सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध जहां एक सीमा तक एक यूरोपीय गृह युद्ध रहा था, वहीं सितंबर 1939 ईस्वी से अगस्त 1945 ईस्वी तक चलने वाला द्वितीय विश्व युद्ध बड़े भूभाग पर लड़ा गया था, जिसका प्रभाव प्रशांत महासागर के क्षेत्र, सुदूर पूर्व उत्तरी अफ्रीका, रूस के अंतर्वर्ती एवं मध्य क्षेत्रों, पश्चिमी यूरोप और अटलांटिक जैसे क्षेत्रों तक भी व्यापक था। 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। रूढ़िवादी इतिहासकारों ने इस युद्ध के लिए हिटलर को पूर्णतः उत्तरदायी बताया है तथा कहा है कि हिटलर या इस द्वितीय विश्व युद्ध को हिटलर युद्ध की संज्ञा दी है। द्वितीय विश्व युद्ध के लिए हिटलर के अतिरिक्त अन्य कई कारण भी उत्तरदायी थे। विभिन्न इतिहासकारों ने, कुछ राष्ट्राध्यक्षों ने भी इस परिप्रेक्ष्य में अपने अपने मत दिए हैं। रूस के स्टालिन का मानना है कि इस युद्ध का मूल कारण पूंजीवाद का विकास था। पूंजीवाद के कारण तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बनी थी। डेविड थॉमसन ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए नाजीवाद को उत्तरदायी ठहराया। वहीं टायनबी और अन्य विद्वान युद्ध के कारणों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। इनका कहना है कि युद्ध तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी, न कि किसी मस्तिष्क की उपज थी। एक अन्य विद्वान रसेल ने इस युद्ध के कारणों को जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य प्रतिशोध की कार्यवाही के रूप में प्रस्तुत किया। इनके अनुसार नेपोलियन तृतीय के कार्यों का प्रतिशोध जर्मनी के बिस्मार्क ने लिया। बिस्मार्क का प्रतिशोध फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंचु ने लिया। पुनः क्लीमेंचु का प्रतिशोध हिटलर ने लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या रहे, आइए इनको देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण पेरिस के शांति समझौते में निहित था। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और उसके अन्य सहयोगियों को कठोर और अपमानजनक संधि करने के लिए बाध्य किया था। फलतः उन देशों के लिए ऐसी संधियां को तोड़ना आवश्यक अथवा जरूरी हो गया था। यह युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी तक चला था, जो नरसंहार और क्षति की दृष्टि से सबसे विध्वंसक था। इसने पूरे विश्व को हतप्रभ कर दिया था। वर्साई की संधि। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर भविष्य में शांति व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से पेरिस में शांति सम्मेलन संपन्न हुआ। यह सम्मेलन शांति की जगह एक प्रतिक्रियावादी सम्मेलन बन गया। विशेषकर विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम, जिसमें शांति की पहल थी, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई। जर्मनी वर्साई की संधि में संशोधन करना चाहता था, परंतु मित्र राष्ट्रों ने आक्रमण का भय दिखाकर जर्मनी को इस कठोर एवं अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश कर दिया। चर्चिल ने इस संधि के विषय में लिखा था, संधि की अधिकतर धाराएं अहितकर एवं मूर्खतापूर्ण थीं। इससे संबंधित समस्त लेन देन को इतिहास में पागलपन की संज्ञा प्रदान की गई है। चर्चिल के अनुसार इसने सैन्यवादी अभिशाप और आर्थिक संकट के उत्थान में सहायता प्रदान की।
जर्मनी के साथ वर्साय की प्रतिशोधात्मक, अपमानजनक एवं कठोर संधि की गई। इसमें यह स्वाभाविक था कि आगे चलकर कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र इसे स्वीकार नहीं करता और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करता। जर्मनी में हिटलर के नाजीवाद के उत्कर्ष में इस संधि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। युद्ध हार जाने की इतनी बड़ी रकम चुकाना जर्मनी के सामर्थ्य से बाहर था। उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे, सैन्य शक्ति को भी कमजोर बना दिया गया था। वर्साई की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बीज तैयार कर दिए थे, जिस पर आगे चलकर अन्य घटनाओं के संयोजन से द्वितीय विश्व युद्ध रूपी पौधा तैयार हुआ। उग्र राष्ट्रीयता का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्र की समृद्धि एवं प्रतिष्ठा के नाम पर विश्व के अनेक देशों में उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। हिटलर ने जर्मन जाति को सर्वश्रेष्ठ जाति कहते हुए यह घोषणा की कि जर्मन जाति का जन्म विश्व की अन्य जातियों पर शासन करने के लिए हुआ है। इसी तरह रूस, फ्रांस, इटली, जापान आदि देशों में भी उग्र राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इन राष्ट्रीयताओं के परिप्रेक्ष्य में युद्ध को महिमा मंडित किया गया। मुसोलिनी कहता था कि युद्ध जीवन है, शांति मृत्यु है। राष्ट्र के विकास के लिए उसका विस्तार आवश्यक है और इसके लिए युद्ध अपरिहार्य है। तानाशाहों का उत्कर्ष। जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद होहेंजोलर्न वंशी कैसर की सत्ता समाप्त हुई और उसके स्थान पर 1919 ईस्वी में एबर्ट के नेतृत्व में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई। वाइमर गणतंत्र को ही वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर का कलंक उठाना पड़ा था। इस गणतंत्र की असफलता एवं अन्य परिस्थितियों के कारण हिटलर का उत्कर्ष हुआ, जिसने अधिनायकवादी सत्ता की स्थापना की। इटली में तत्कालीन शासन से मोहभंग की स्थिति ने फांसीवाद को जन्म दिया। जापान में साम्राज्यवादी भावना के उत्पन्न होने तथा उसमें अत्यधिक सफलता मिलने के परिणाम स्वरूप सैन्यवाद के रूप में तानाशाही का विकास हुआ। इटली में प्रथम महायुद्ध के बाद तानाशाही शासन का उदय हुआ। इटली के निवासियों में असंतोष को दूर करने तथा साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य को लेकर मुसोलिनी ने अपनी अधिनायकवादी सत्ता स्थापित की। उसने वर्साई की संधि का विरोध किया तथा इटली ने अबिसिनिया पर आक्रमण कर अपनी साम्राज्यवादी भावना प्रदर्शित की। इटली 1937 ईस्वी में साम्यवादी विरोधी संघ में सम्मिलित हुआ और इस प्रकार रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का गठन हुआ। मई 1939 में इटली ने जर्मनी से 10 वर्षीय संधि की। दोनों देशों ने प्रतिज्ञा की कि कूटनीतिक मामलों में परस्पर परामर्श करेंगे और प्रत्येक अवस्था में परस्पर सहयोग करेंगे। इटली और जर्मनी के तानाशाहों ने स्पेन के गृह युद्ध में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की सहायता की, जिससे कुछ समय पश्चात स्पेन में भी जनरल फ्रैंको का अधिनायक तंत्र स्थापित हो गया। इस प्रकार इन तानाशाहों ने विश्व के देशों को युद्ध की सीमा तक पहुंचा दिया था। स्पेन में 1936-37 ईस्वी के गृह युद्ध के पश्चात जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में सैन्य तानाशाही का विकास हुआ। तानाशाही शक्तियों के विकास के कारण विश्व परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रीय अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई, जिससे तनावों को जन्म दिया और विश्व युद्ध का कारण बना। शक्ति संतुलन में परिवर्तन। जर्मनी, इटली और जापान की मित्रता और इन देशों का सशस्त्रीकरण और विस्तारवादी नीति पश्चिमी प्रजातांत्रिक देशों पर गंभीर आघात था। इन उपलब्धियों को पेरिस शांति संधि ने प्रभावशाली देश रोकने में अक्षम थे। तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले राष्ट्र तब बिल्कुल असहाय हो गए थे, जब धूरी राष्ट्रों ने सक्रिय आक्रामक नीति का अनुसरण कर विजय हासिल करना प्रारंभ कर दिया था। कुछ यूरोपीय विद्वानों की मान्यता है कि जर्मनी के साथ अन्याय हुआ और अमेरिका एवं रूस
का राष्ट्रसंघ से पृथक रहना यूरोप के शक्ति संतुलन को बिगाड़ दिया। धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध खड़े इंग्लैंड और फ्रांस अपने प्रतिनिधियों के समान शक्तिशाली नहीं थे। तुष्टीकरण की नीति। प्रथम विश्व युद्ध के लिए तुष्टीकरण की नीति प्रभावी भूमिका रही। इस नीति को ब्रिटेन ने विशेष रूप से संचालित किया था। साथ ही अन्य देशों में अमेरिका, रूस आदि ने भी अपने अपने कारणों से इसका पालन किया था। फ्रांस जर्मनी के साथ कठोर नीति तथा ब्रिटेन के साथ सहानुभूतिपूर्ण नीति अपनाना चाहता था। वास्तव में इस नीति के पीछे ब्रिटेन के स्वार्थ थे, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी एवं इटली के साथ प्रतिरोध की नीति नहीं अपनाई। जर्मनी के प्रति ब्रिटेन का यह हित था कि बड़ा बाजार मिले, सशस्त्रीकरण प्रारंभ हो, साथ ही साम्यवाद का विरोध हो। इटली के प्रति ब्रिटेन का यह हित था कि उससे मित्रता करने पर पूर्वी एशिया से होने वाले व्यापार के लिए भूमध्य सागर की ओर से सुरक्षित आवागमन संभव था। ब्रिटेन ने जापान का तीव्र विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना था। उस समय अमेरिका इस क्षेत्र में ब्रिटेन को सैन्य सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था, अतः ब्रिटेन के लिए सीमित विकल्प जापान की मित्रता थी। हथियार बंदी। गुटबंदी के प्रत्येक गुट को एक दूसरे से मजबूत बनने की आवश्यकता पड़ी, जिसके लिए दोनों गुट हथियार बंदी करने लगे। प्रत्येक देश का रक्षा बजट बढ़ने लगा और नए नए हथियारों से प्रत्येक देश अपनी सेना को सुसज्जित करने लगे। नौसेना और वायुसेना पर बल दिया जाने लगा। इस सैन्य तैयारी ने असुरक्षा की भावना का संचार किया, जो हथियार बंदी द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी थी।